बुलेटिनच्या सुरुवातीला बातमी समीर वानखडे यांच्या संदर्भातली आहे, कारण समीर वानखडे यांना मात्र हायकोर्टाचा तुर्तास दिलासा मिळतोय। समीर वानखडेंनी तपासात सहकार्य करावं, तुर्तास त्यांना अटक केली जाणार नाही असं स्पष्ट करण्यात आलेलं आहे। त्यामुळे समीर वानखडेंना हा तात्पुरता दिलासा आहे। सीबीआयची हायकोर्टात ग्वाही सुद्धा आहे। वानखडेंनी सीबीआय तपास अधिकाऱ्यांकडे जाऊन आपला जबाब नोंदवावा असं देखील हायकोर्टाचं म्हणणं आहे। थेट जाऊया समीर वानखडेंचे वकील नेमकं काय म्हणतात प्रसारमाध्यमांशी पाहूया। इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन जो करनी है उस तारीख से करनी है 4 महीने के अंदर। जिस तारीख को पब्लिक सर्वेंट ने एक पर्टिकुलर केस के अंदर गलत डिसीजन लिया था, जिस गलत डिसीजन की बुनियाद के ऊपर डिपार्टमेंट को यूँ लगता है कि भाई प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के चार्जेस लग सकते हैं। केस जो है कॉर्डिलिया का वो अक्टूबर 2021 का है। तो वैसे अगर तुम देखा जाए एफआईआर के अंदर मिस्टर कपिल जो कि एनसीबी के ऑफिसर है, जो कि कंप्लेनेंट है, उन्होंने ये कहा है कि 94/21 केस नंबर 94/21 जो कि 2/10/2021 को रजिस्टर हुआ था, उसी केस के सिलसिले में समीर वानखेड़े ने कुछ गलत डिसीजंस लिए। वो डिसीजंस इनके हिसाब से प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत केस बनता है। 17A के तहत वो डिसीजन अगर अक्टूबर 21 में लिया गया तो सेकेंड प्रोवाइजो के हिसाब से उनको 4 महीने के अंदर इस इंक्वायरी को ख़त्म करके एफआईआर रजिस्टर करना था, जो कि इन लोगों ने नहीं किए। स्पेशल इंक्वायरी टीम जो बनी थी एनसीबी के अंदर, वो बनी थी 25/10/2021 को। अगर आप 25/10/2021 की भी डेट लोगे तो 4 महीने से बाहर जाता है और इसलिए वो इलीगल एफआईआर करार दिया जा सकता है। तीसरी बात, कैट के अंदर, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के अंदर, जहां पर इन लोगों ने उस रिपोर्ट का रेफरेंस किया, वो रिपोर्ट की तारीख है 16 जून 2021 16 जून 2021 की भी अगर तुम डेट लो तो उस रिपोर्ट से 4 महीने के बाहर ये पूरा एफआईआर पड़ता है। ये सारी की सारी दलीलें कोर्ट के सामने रखी गई है। प्राइमा फेशी रिकॉर्ड हमारा सबमिशन किया गया है, लेकिन सरकार को यानी कि एनसीबी को और सीबीआई को रिप्लाई फाइल करने के लिए टाइम चाहता था। वो टाइम दिया गया है। एनसीबी ने टाइम मांगी मंडे तक के, सीबीआई मांग रही थी 1 हफ्ते भर का टाइम, लेकिन कोर्ट ने कन्वीनियंस के तौर के ऊपर मैटर को अब रखा है 22 तारीख तक। लेकिन हमारी दलील के हिसाब से हमने कोर्ट को रिक्वेस्ट की कि जब तक ये मैटर सुनाई नहीं जाता है, वानखेड़े जो है वो सीबीआई की ऑफिस रेगुलरली अटेंड करेंगे इन्वेस्टिगेशन के लिए। 41A की नोटिस जब इन्होंने इनको इश्यू की थी, तो 41A की नोटिस के तहत आदमी अगर अटेंड करता है तो उसको तुम अरेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन सीबीआई की दलीलों से हमें शक था कि अटेंड करने के बाद में भी हो सकता है किसी न किसी ग्राउंड के ऊपर, क्रिएटेड ग्राउंड के ऊपर इनको अरेस्ट किया जाएगा। इसलिए हमने कोर्ट को रिक्वेस्ट किया है कि सेक्शन 41A3 और 4 को इन्वोक नहीं करना चाहिए, यानी कि इनको अरेस्ट नहीं करना चाहिए। वो ऑर्डर कोर्ट ने ग्रांट किया है कि 22 तारीख तक के इनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, कोई कोर्सिव एक्शन नहीं लिया जाएगा। 22 तारीख को मैटर अभी रखा गया है। एनसीबी 22 तारीख को अपनी एफिडेविट जो है ओपन कोर्ट में फाइल करेगी, हमको कॉपी देगी संडे को। वो एनसीबी की ऑफिस में जो एफिडेविट रहेगी उसको स्टडी करके 22 तारीख को आगे जो है वो वेकेशन जज के सामने अब हियरिंग होगी। सर एक इम्पोर्टेंट मिस्टर मचन एक इम्पोर्टेंट सवाल है, जो आपने चैट मेंशन की है शाहरुख खान के साथ, उसका रेलेवेंस क्या है? पिटिशन के अंदर समीर वानखेड़े का चैट मिस्टर ज्ञानेश्वर सिंह के साथ में है और समीर वानखेड़े का चैट मिस्टर शाहरुख खान के साथ में है। आपका सवाल कि शाहरुख खान का चैट रेलेवेंट क्यों है, क्योंकि आर्यन ने बेल के टाइम पर हाई कोर्ट के अंदर रिटन सबमिशंस एफर्मेशन के ऊपर फाइल किया सौगंधनामे पे कि किसी भी डिपार्टमेंटल ऑफिसर के खिलाफ किसी किस्म की शिकायत नहीं है। और यहाँ तक कहा गया है कि जो सोशल मीडिया पे पॉलिटिकल जो विलिफिकेशन चल रहा है समीर वानखेड़े का, उसके ऊपर जो झूठे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं पॉलिटिकल सर्कल्स में, उन एलिगेशंस को वो सपोर्ट नहीं करता। शाहरुख खान का जो चैट मेल है अगर आप देखोगे तो एक फादर अपने बेटे के लिए जो गिड़गिड़ा के जो रिक्वेस्ट करता है, वो रिक्वेस्ट उसने की है।
अगर पैसे के कोई डिमांड के बारे में बात होती तो उस चैट मेल के अंदर उसका जिक्र होता कि हमने इतने पैसे दिए, इतने में डिमांड हुई थी, इतने में सेटल हुआ। ऐसी कोई चैट कॉन्वर्जेशन नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी, शाहरुख खान समीर वानखेड़े को एक ऑनेस्ट अपराइट ऑफिसर का करार देते हुए ये बोलते हैं कि एक बाप जो है एक दूसरे बाप से रिक्वेस्ट करता है कि मेरे बच्चे का ध्यान रखना, मेरे बच्चे का ध्यान रखना। मैं चाहता हूं कि अगर उससे कुछ गलती हुई हो तो उसको हम सुधारें ताकि आगे उसकी ज़िंदगी बेहतर बने। और एग्जैक्टली उसी लाइन के ऊपर इन्वेस्टिगेशन समीर कर रहा था। उसके ऊपर किसी किस्म का वैसा केस नहीं बना जो कि दूसरों के ऊपर बना गया था। इल्ज़ाम जो लगाए गए हैं वो टोटल बेबुनियाद इल्ज़ाम है। उन इल्ज़ामों को बेबुनियाद बताने के लिए शाहरुख खान का चैट एनेक्स किया गया। जहाँ तक ज्ञानेश्वर सिंह के चैट का सवाल है, ज्ञानेश्वर सिंह का चैट जो है डिस्क्लोजेस, हियर मी आउट, chat of Gyaneshwar Singh discloses an offence committed by him under section 59 of the NDPS Act. And we have mentioned in this particular petition that the CBI, which has said that the complaint is registered against unknown persons, should be widened. The scope should be widened to include the investigation with regard to the role played by Mr. Gyaneshwar Singh in this case. जो भी डिसीजन समीर ने लिया था वो चैट के ऊपर ज्ञानेश्वर सिंह के साथ में शेयर किया गया। ज्ञानेश्वर सिंह के बोलने के ऊपर सरकारी वकील को लाया गया। ज्ञानेश्वर सिंह के बोलने के ऊपर पुलिस कस्टडी की डिमांड की गई। जेल कस्टडी जाने के बाद में पुलिस कस्टडी की डिमांड क्यों नहीं हुई, उसके सवाल ज्ञानेश्वर सिंह ने रेज किए हैं। और आज ये बताया जाता है कि आर्यन खान को उस केस से ड्रॉप किया गया। वो ड्रॉप क्यों किया गया, वो पिटीशन के अंदर हमने रेज की है। उसका कॉन्वर्जेशन है डेप्यूटी लीगल एडवाइज़र के साथ में समीर वानखेड़े के बीच में, जो कि बताता है कि उसने जो नोट पुटअप किया था कि सारे के सारे आरोपियों को किन चार्जेस के ऊपर प्रोसिक्यूट करना चाहिए, वो नोट दी गई थी फाइल के अंदर। वो नोट फाइल से डिसअपियर हो चुकी है, वो नोट डिस्ट्रॉय हो चुकी है। जो ड्राफ्ट दिया गया था कंप्लेंट का, वो ड्राफ्ट चेंज किया गया है। उस वक्त समीर एनसीबी में नहीं था। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन है जिसने वो नोट डिस्ट्रॉय किया, कौन है जिसने ड्राफ्ट चेंज किया, और कौन है जो कि ये डिसीजन लिया कि अब लिस्ट ऑफ अक्यूज अलग होनी चाहिए। जब डीएलए, जिसको तुमने अपॉइंट किया तुम्हारे डिपार्टमेंट के लिए, हु इज अ डेप्यूटी लीगल एडवाइजर, जो कि कानून तुम्हारे से ज्यादा बेहतर समझता है, अगर उसने नोटिंग दी है कि भाई इन सब आरोपियों के ऊपर ये चार्जेस लगनी चाहिए, तो वो नोट कहाँ है, वो डिस्ट्रॉय क्यों हुई नोट? जो ड्राफ्ट भेजा गया था कंप्लेंट का, वो ड्राफ्ट कहाँ है, वो ड्राफ्ट डिस्ट्रॉय क्यों हुआ? ये सब चीजें जो है ये इन्वेस्टिगेशन के दायरे में सीबीआई को लाना पड़ेगा, बिकॉज ये हमारे पिटीशन का एक पर्टिकुलर प्रेयर है। समीर तो कोऑपरेट करेगा ही, लेकिन सीबीआई को भी अब इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर अपने इन्वेस्टिगेशन का स्कोप वाइडन करना पड़ेगा। सर, जानकारी यह भी मिल रही है कि सेक्शन 27 के तहत आर्यन खान के ऊपर एलिगेशन था। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, सेक्शन 27 कोई इतना सीरियस ऑफेंस नहीं है। अगर आप लोगों को याद होगा, रेव पार्टी के अंदर जो जू के अंदर विश्वास नांगरे पाटिल साहब ने बस्ट की थी, वहां से छोटे छोटे बच्चे जो थे वो सेक्शन 27 के अंदर सब चार्ज किए गए थे। उन सबको 62A के अंदर इम्यूनिटी दी गई और आज वो अपनी अपनी जिंदगी आराम से बसर कर रहे। सेक्शन 27 कोई चार्ज नहीं है जहां पे आरोपी को जेल में जाना पड़ता। अगर सेक्शन 27 का चार्ज डेप्यूटी लीगल एडवाइजर ने सैंक्शन किया था आर्यन के लिए, तो यानी कुछ ना कुछ मटेरियल होगा जिसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने सेक्शन 27 का केस सजेस्ट किया था। अगर उन्होंने 27 का केस ड्रॉप करना था तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ करना था, उसको आरोपी बताकर कोर्ट के अंदर इम्यूनिटी की एप्लीकेशन करनी थी 62A के अंदर, जिसमें आर्यन को 62A के अंदर इम्यूनिटी मिल जाती। और जिस तरह आज वो आराम से घूम रहा है बच्चा, तब भी घूम सकता था। हमें आर्यन के खिलाफ कुछ नहीं है, समीर को आर्यन के खिलाफ कुछ नहीं है, ना मुझे ना किसी को है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को तोड़ा गया, मोड़ा गया एनसीबी के ऑफिसर्स के हाथों, और ये नहीं होना चाहिए। अगर आज हुआ है, कल दोबारा होगा, फिर होगा, फिर होगा। आज ही इसको रुकना चाहिए। सर, ये कब इंक्वायरी के लिए जाने वाले हैं समीर जी सीबीआई ऑफिस में? टुमारो मॉर्निंग। Yes, there is a very clear-cut conspiracy against Sameer Wankhede by the departmental officers. If they come for the purpose of search, they stay in the house for 14.5 hours and they pick up his slippers, they pick up his shoes,
They pick up his undergarments, they pick up his pants just to find out the valuation of them. What is this? This is vilification without any material. If this is not targeting, then what is it? Everything started, 1 minute, everything started with Nawab Malik making the false allegations of 25 crores. That allegation was made by Nawab only because his son-in-law went to jail at the hands of Samir Wankhede. Otherwise, if Samir Wankhede had not arrested his son-in-law, this allegation of 25 crores would not have come in. वो 25 करोड़ का फिगर जो है ज्ञानेश्वर सिंह ने नवाब मलिक के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पिकअप करके इन्वेस्टिगेशन चालू करी है. देयर इज नो. आप मुझे एक बात बताइए, अगर किसी ने घूस लिया है तो घूस देने वाला भी तो कोई होगा ना. जो स्टेट की स्पेशल इंक्वायरी कमेटी बैठी थी, स्टेट ने तो अपनी इंक्वायरी को क्लोज कर दिया है, ये बोलकर कि ऐसा किसी किस्म के चार्ज नहीं, ना तो घूस लिया गया ना तो घूस दिया गया. अब सीबीआई क्या इन्वेस्टिगेशन कर रही है? व्हेन द स्टेट हैज क्लोज्ड दैट इन्वेस्टिगेशन, वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ री इन्वेस्टिगेशन? क्या बदले की कार्रवाई की जा रही सर? क्या बदले की खान के खिलाफ क्या बदले की भावना सर? वजह क्या है? क्या आर्यन खान सर क्या कहोगे आप यहाँ आर्यन खान के खिलाफ? देखिए सुनिए, अरे मेरे भाई, आप जो सवाल उठाते हो ना, जो मैंने डिस्क्लोजर किया उससे सवाल उठाओ. मेक सम pointed good questions. I said the complaint was destroyed, the noting was destroyed. Does it fit into your mind? It is destruction of records. It is destruction of records of a government department. Is it not required to be investigated by CBI? It has to be investigated. जो complaint की draft थी वो destroy हुई. डिपार्टमेंट के बाहर जाके बन के आती है ड्राफ्ट. किसने जाके डिपार्टमेंट के बाहर ड्राफ्ट बनाया? डेप्यूटी लीगल एडवाइजर को क्यों नहीं आप ट्रस्ट करते हो? उसको क्यों ड्राफ्ट बनाने नहीं दिए? जब उसने तुम्हारे को चार्जेस भी बताए तो तुमने उसकी नोटिंग डिस्ट्रॉय क्यों की? मिस्टर संजय सिंह हो, मिस्टर ज्ञानेश्वर सिंह हो या जो भी सिंह हो, उनको अब इस इन्वेस्टिगेशन में पार्टिसिपेट करना होगा. ये तो अभी बहुत सारे थोड़े सवाल है, अब और सवाल पैदा हो गए. मुझे सीबीआई से कोई एक रिएक्शन आपकी तरफ से. मुझे सीबीआई से कोई शिकायत नहीं है. सीबीआई, एक मिनट, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए. मुझे कंप्लेंट है एनसीबी से, एनसीबी के सीनियर ऑफिसर से, वो समीर को टारगेट कर रहे हैं. सीबीआई से मुझे शिकायत नहीं है, मुझे ग्रीवेंस है. और मेरी ग्रीवेंस ये है कि तुम्हारे को 4 महीने की मोहलत थी, वो 4 महीने की मोहलत के बाहर जाकर 2 साल के अंदर आप 11 मई को 2023 को अप्रूवल लेकर आते हो यूनियन ऑफ इंडिया से, और उस अप्रूवल की बुनियाद पे एफआईआर रजिस्टर करके इस आदमी को टारगेट करना चाहते हो. मेरी आप लोगों से ये ग्रीवेंस है. आप लोगों को 17A को फॉलो करना चाहिए था. बोल देना चाहिए था कि भाई तुम लोग 4 महीने के बीच में दौरान में नहीं आए, अब ये 2 साल हो गए, अब हम एफआईआर रजिस्टर नहीं कर सकते. मेरी यही शिकायत है सीबीआई से, शुरुआत में भी है और आखिर तक रहेगी. एक रिएक्शन समीर जी की तरफ से, एक रिएक्शन समीर जी की तरफ से. आपको रिलीफ मिली क्या? आपको रिलीफ मिला? एक सेकंड बोल रहे. अगर आप लोग चुप बैठोगे तो फिर बोलेगा. बोलो. Please keep quiet. Please. Do you feel you have been targeted? आप बोलिए सर, क्या बोलिए सर? आप एक 2 पोल पुढे या, 2 पोल पुढे या, सगळं शांत आहे. अरे आता बोलू तो क्या सर? तुम्हें वंदे मातरम. मुझे न्यायपालिका पे, हमारे केंद्रीय सरकार पे और सीबीआई पे पूरा भरोसा है कि ये मुझे न्याय देंगे. और बाकी के कुछ व्यक्तियों के वजह से एक वेंडेटा जो निकाला गया है, मुझे हमारे पूरा भरोसा है केंद्रीय सरकार पे और जुडिशरी पे कि मुझे न्याय जरूर मिलेगा, और खासकर सीबीआई से भी. एक बात समझ में नहीं आई. माझा न्यायपालिकेवर, केंद्र सरकारवर आणि सीबीआयवर पूर्णपणे विश्वास आहे. मला नक्कीच न्याय मिळेल असा विश्वास या ठिकाणी मात्र समीर वानखडे यांनी व्यक्त केलेला आहे. पण समीर वानखडे यांच्या वकिलांनी प्रसार माध्यमांशी संवाद साधत असताना मात्र वानखडेंच्या याचिकेवर सोमवारपर्यंत उत्तर देण्याचे कोर्टाचे सीबीआयला आदेश असल्याचं म्हटलेलं आहे. त्यामुळे 22 मे पर्यंत समीर वानखडेंना अटकेपासून आता मात्र संरक्षण मिळालेलं आहे.
इतकंच नाही तर समीर वानखडे यांच्यावर करण्यात आलेले आरोप हे बिनबुडाचे आहेत असं देखील समीर वानखडे यांचे वकील स्पष्ट करतायत। शाहरुख खान आणि समीर वानखडे यांच्यात मात्र केवळ एका वडिलाने दुसऱ्या वडिलांना आपल्या मुलांची काळजी घेण्यासंदर्भात केलेलं वक्तव्य होतं, त्याच प्रकारचं फक्त व्हॉट्सअप चॅट होतं असं देखील सांगण्यात येत आहे। कुठेही या प्रकारे अमिषा संदर्भात मात्र किंबहुना पैशा संदर्भात संवाद झालेला नव्हता, व्यवहार झालेला नव्हता असं देखील माहिती समीर वानखडे यांच्या वकिलांनी दिलेली आहे। नवाब मलिक यांनीच हे आरोप समीर वानखडेंवर केले, हे आरोप देखील खोटे आहेत असं देखील त्यांनी या क्षणी म्हटलेलं आहे। मलिकांच्या जावयावर खरं तर जी कारवाई करण्यात आली ती समीर वानखडे यांच्या नेतृत्वात झाली आणि तोच राग मनात धरून हे सगळे आरोप लगावले असल्याचं देखील समीर वानखडेंचे वकील म्हणतात। त्यामुळे अर्थात समीर वानखडेंना आता मात्र कोर्टाला सहकार्य करण्याचं आणि सीबीआयला सहकार्य करण्याचं आश्वासन देण्यात आलेलं आहे समीर वानखडे यांच्याकडून आणि त्यानंतर मात्र आता 22 मे पर्यंत समीर वानखडेंना अटकेपासून संरक्षण मिळालेलं आहे। या घडीची ही महत्त्वाची बातमी आपण पाहतोय, त्यामुळे वानखडेंना हायकोर्टाचा तूर्त दिलासा असंच म्हणायला हवं। शाहरुख खान वानखडेंमध्ये अनेकदा व्हॉट्सअपवर चर्चा झाली आणि या संदर्भात मात्र अनेक स्क्रीनशॉट समोर आले, पण अर्थातच ही चर्चा जी होती ती केवळ काळजीपोटी होती। एका वडिलांनी दुसऱ्या वडिलाकडे आपल्या मुलासंदर्भात काळजीपोटी केलेली विनंती होती, त्या संदर्भातली माहिती होती। यामध्ये पैशासंदर्भात कुठलीही चर्चा झालेली नाही असं समीर वानखडेंच्या वकिलांची स्पष्टोक्ती आहे। या संदर्भात त्यांनी माहिती जारी केली आहे। इतकंच नाही तर समीर वानखडेंवरील सगळे आरोप हे खोटे असल्याचं देखील त्यांनी स्पष्ट केलेलं आहे। याच विषयी अधिक माहिती घेण्यासाठी थेट जाते आमच्या प्रतिनिधी मीनाक्षी म्हात्रे यांच्याकडे। मीनाक्षी, आज मात्र कोर्टात नेमकं काय काय घडलं, कसा युक्तिवाद झाला? आत्ता मात्र समीर वानखडेंना तूर्त दिलासा मिळतोय, 22 मे पर्यंत अटकेपासून संरक्षण आहे, पण कोर्टात नेमकं काय घडलं? तुम्ही दिवसभर यावर नजर ठेवून होतात। लाघवी, आपण पाहतोय सुरुवातीलाच एक महत्त्वाची बाब म्हणजे त्यांना 24 मे पर्यंत तुर्तास दिलासा जो आहे तो हायकोर्टाने दिलेला आहे। मात्र आता समीर वानखडे हे सीबीआयच्या चौकशीला समोर जाणार आहेत, उद्या ते आपला जबाब नोंदवू शकतात। मात्र सीबीआयला देखील तेवढीच अट जी आहे ती हायकोर्टाने दिलेली आहे। एकंदरीतच आपण जर पाहिलं तर एकीकडे जेव्हा युक्तिवाद सुरू होता त्याच दरम्यानमध्ये रिजवान मर्चंट हे समीर वानखडे यांच्या बाजूने युक्तिवाद करताना पाहायला मिळाले। मात्र जे काही आरोप ज्या पद्धतीत NCBच्या कार्यकारिणीमध्ये पाहायला मिळाले, जे आरोप त्यांच्यावरती लावण्यात आलेले हे पूर्णपणे खोटे आरोप असल्याचं त्यांनी म्हटलेलं आहे। कारण ज्या पद्धतीत त्यांच्यावरती 41A ची नोटीस दिली होती आणि या नोटीसीला समीर वानखडे हे समोर गेले नव्हते, कारण ह्यावरती देखील अनेक काही गोष्टी होत्या। कारण जर 41A नोटीसीला समीर वानखडे सीबीआयच्या चौकशीला समोर गेले असते तर त्यांना अटक होण्याची देखील तेवढीच शक्यता होती। त्यामुळे थेट त्यांनी आपली याचिका जी आहे ती उच्च न्यायालयामध्ये, मुंबईच्या उच्च न्यायालयामध्ये दाखल केली आणि यावरती दाद मागत त्यांना आज तुर्तास दिलासा जो आहे तो मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला आहे। मात्र यावरती उद्या ते सीबीआयच्या आपण जर पाहिलं तर बँडाच्या या ऑफिसमध्ये जाणार आहेत। उद्यापासून आपण जर पाहिलं तर त्यांचा जबाब जो आहे, त्यांची चौकशी जी आहे ती रीतसर करण्यात येणार आहे। मात्र सीबीआयला उच्च न्यायालयाने सोमवारपर्यंतच म्हणजे आपण म्हणू शकतो की 22 मे पर्यंत जी काही कालावधी दिलेली आहे या तारखेपर्यंत त्यांना आपला रिप्लाय जो आहे तो फाईल करायचा आहे। त्यामुळे 22 मेला आपण बघू शकतो मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये सीबीआय आपला रिप्लाय दाखल करणार आहे आणि त्यासोबतच 24 मे पर्यंत समीर वानखडे यांना दिलासा जो आहे तो मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला आहे। सुरुवातीलाच आपण जर पाहिलं तर आर्यन खान ड्रग्ज प्रकरणामध्ये समीर वानखडेंवरती जे काही एक आरोप लागत होते त्यामुळे त्यांच्यावरती आपण जर पाहिलं तर अटकेचे मोठ्या प्रमाणात जे काही संकेत मिळत होते यावरनं त्यांनी एक याचिका जी आहे ती दिल्ली उच्च न्यायालयामध्ये दाखल केली। मात्र दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्यांना निर्देश दिले की मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये आपण धाव घ्यावी आणि याच अनुषंगाने
अनुषंगाने आपण जर पाहिलं तर समीर वानखडे यांनी याचिका दाखल केली. महत्त्वाची बाब म्हणजे लाघवी या याचिकेमध्ये समीर वानखडे यांनी शाहरुख खान आणि समीर वानखडे यांच्यातले जे संभाषण आहेत, महत्त्वपूर्ण जे मेसेज आहेत, त्यांनी त्याची प्रत जी आहे ती या याचिकेमध्ये जोडलेली आहे. आणि महत्त्वपूर्ण बाब म्हणजे ह्यामध्ये आपण जर पाहिलं तर शाहरुख खानने जेवढे मेसेजेस पाठवले ते एक लांबलचक मेसेजेस जे आहेत ते पाहायला मिळत आहेत. आणि त्यामध्ये त्यांनी वारंवार एकच विनंती अगदी. केलेली आहे की आर्यनला आर्यन प्रकरणी निश्चित मीनाक्षी, आणि त्याच संदर्भातला उल्लेख आज समीर वानखडे यांच्या वकिलांकडून देखील करण्यात आलेला आहे. आणि अर्थात एनसीबीचे सिनियर ऑफिसर हे समीर वानखडेंना टार्गेट करतायत असं वक्तव्य देखील समीर वानखडेंच्या वकिलांकडून आता करण्यात आलेलं आहे. या सगळ्या संदर्भात तुमच्याकडून वेळोवेळी अपडेट घेत राहू. तुर्तास धन्यवाद तुम्ही दिलेल्या सविस्तर माहिती करता. बातमी पुढची या संदर्भातली आहे, कारण शाहरुख खान वानखडेंमध्ये अनेकदा व्हॉट्सअप चर्चा होत होती, व्हॉट्सअपवरून संवाद होत होता. आर्यन खान प्रकरणामध्ये समीर वानखडेंच्या याचिकेत हा मोठा खुलासा करण्यात आलाय. आताच आपल्या प्रतिनिधीनं ज्याप्रमाणे ही माहिती दिली त्यानुसार आज समीर वानखडेंनी ही जी याचिका दाखल केलेली होती त्याला मात्र एक पत्र जोडण्यात आलेलं होतं. आणि यामध्ये मात्र आर्यन खान प्रकरणामध्ये शाहरुख खान आणि समीर वानखडे यांच्यातील व्हॉट्सअप संभाषण संदर्भात ही प्रत जोडलेली होती. या संदर्भात मुलाला सोडवण्याकरता शाहरुखनं विनंती केल्याचं समोर आलंय. पाहूया आपण ग्राफिक्सच्या माध्यमातून हे नेमके चॅट काय आहेत. लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा.